एक बर्बाद होती दुनिया, एक असफल अनुष्ठान और मौत के ठीक अगले पल विराज देव जागता है एक ऐसे शरीर में जो उसका है मगर फिर भी उसका नहीं। अब उसके पास न मानव शक्तियां हैं, न मंत्र, न पुराना बल, पर उसके पास है उसका अनुभव। पांचवें चक्र का महामंत्रज्ञ एक सामान्य युवक के शरीर में फंसा ऐसे युग में जागा है जो उसकी दुनिया से सैकड़ों साल पुराना है और कहीं ज्यादा खतरनाक। मानव विकृता घूम रहे हैं, राक्षसी पंथ उभर रहे हैं और एक ऐसा रहस्य उसकी छाती पर सांस ले रहा है जो पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल सकता है। अब उसे नए शरीर, नई पहचान और नए नियमों के साथ लड़ना है और एक गलत कदम सिर्फ उसकी मौत नहीं, पूरे संसार का अंत ला सकता है। क्या विराज देव इस युग की बर्बादी रोक पाएगा या इतिहास फिर से रक्त में डूब जाएगा? अध्याय 1। जब सब बिगड़ गया। कड़कती ठंड और घुटती हुई घबराहट के बीच विराज देव लकड़ी की फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और चाकू के हर वार में एक बेतहाशा हड़बड़ी थी। चाकू फर्श में धंसता और वो उसके नुकीले सिरे से प्राचीन, अस्थिर, आधे अधूरे ऋण और फ्रेया संस्कृत की लिपि बनाता जाता। कभी बाएं, कभी दाएं, मानो दीवारें ही उसे जल्दी करने को चिल्ला रही हों। उसकी आंखों में जमा पसीना जलन कर रहा था। सिर ऊपर उठाने की भी फुर्सत नहीं थी। समय बहुत कम था, शायद 5 मिनट भी नहीं। सॉर्सरस टावर की ठंडी पत्थर की फर्श उसके शरीर में सहरन भेजती और उसके चारों ओर उभरता हुआ अनुष्ठान वृत्त ऐसी ऊर्जा छोड़ रहा था कि हवा तक कांपती महसूस होती थी। वो जानता था ये अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे जटिल मंत्र विधान था जिसे करने का साहस उसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद पहली बार किया था। ऋण कच्चे थे, कई जगहों पर असंगत, कहीं रेखाएं पूरी नहीं थी, कहीं चाकू फिसल गया था, पर उसे अब परवाह नहीं थी। भागना था और अगर यह अनुष्ठान न चला तो ये टांबर ही उसकी चिता बन जाएगा। दूर नीचे के गलियारों में कुछ विशाल चीजों की गहरी गुर्राहट गूंजी। मोटी मोटी दीवारें भी उस आवाज से कांप उठीं। वे उसे ढूंढ चुके थे। विराज का सिर झटके से ऊपर उठा। उसने पीछे की ओर फैले ग्रंथालय कक्ष को देखा। कभी भव्य रहा यह हॉल अब टूटी रैक, उल्टे पन्नों, धूल और जालों से भरा एक वीरान कब्रिस्तान जैसा हो चुका था। उसकी सांस फूली हुई थी। उंगलियों पर पुराने जख्मों की सफेद लकीरें उभरी जो उसके अनगिनत युद्धों की गवाही देती थीं। उसने एक और ऋण बनाया और एक, पर घबराहट उसकी नसों में कांटों की तरह दौड़ रही थी। हर गलत रेखा उसे और पागल कर देती। अचानक ठक ठक ठक, भारी कदमों की आवाज, बिल्कुल दरवाजे के पीछे। विराज की आंखें फैल गईं, माना राक्षस। पहले एक, फिर 2 और अब शायद कई। सॉर्सरस टावर उनके कब्जे में था और वो अंतिम बचा हुआ जीवित जादूगर था। अगले ही पल धड़ाम, दरवाजा उड़कर टूटा, लकड़ी के टुकड़े हवा में बिखर गए। दरवाजे में खड़ा दैत्य, एक सांड जैसे चेहरे वाला विकृत जनावर, कमरा अंधेरा कर देने जितना बड़ा था। 7 फीट से भी ऊंचा, धूसर फर बीच बीच में सड़ी त्वचा से भरा, गर्दन और बाजुओं पर काली जलती हुई लकीरें जैसे किसी दूषित देवता ने अपने पंजों से उसकी नसें उधेड़ दी हों। पीठ पर उठती कंटीली हड्डियों की कतारें, दांत इतने अधिक कि मुंह पूरा नहीं बंद होता। वो सिर्फ एक नजर से मौत का ऐलान कर रहा था। विराज ने सांस रोकी और अपना बायां हाथ झटका। पवन कंप, अदृश्य झोंका दैत्य की छाती से टकराया। राक्षस 2 कदम पीछे लुढ़का पर गिरा नहीं। विराज ने चाकू की पकड़ और कस ली। रक्त उसके गाल पर बह रहा था। राक्षस फिर झपटा। वो इतनी गति से आया कि हवा फटी हुई सी लगी। विराज ने जमीन पर लुढ़कते हुए वार बचाया और राक्षस की टांग में चाकू गड़ा दिया। गुर्राहट से कमरा हिल उठा। राक्षस ने अपने पंजों में काला दूषित ऊर्जा बाल बनाया और उसे मारने को घुमाया। विराज मंत्र बुन रहा था, पर एक ही पल देर हो गई। ऊर्जावार उसके सीने से टकराया और वो उड़कर एक भारी किताबों की रैक में जा टकराया। चाकू फिसल गया, कमर सुन्न और चेहरे पर आग जैसी पीड़ा। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरा। उसने अपने बाएं गाल को छुआ, हाथ खून से भीग गया। वो कांप उठा, धीमे स्वर में बोला, मेरी बाईं आंख। उसकी सांस रुक गई। वो समझ गया आंख अब नहीं है। उसके भीतर क्रोध उभरा, पर समय कम था। राक्षस फिर पंजों में दूषित ऊर्जा भर रहा था। विराज ने दांत भींचे और अपना हाथ उठाया। मान प्रवाह विसर्जन। ये मंत्र महंगा था, बहुत महंगा, पर उसके पास विकल्प कुछ नहीं। एक तेज दैवी झटका फर्श तक हिला गया। राक्षस दीवार से टकराकर गिर पड़ा, पर इससे उसकी ऊर्जा आधी रह गई। दृष्टि धुंधली, सांस कांपती, दिल दर्द से धड़क रहा, पर खड़ा होना ही था। वो लड़खड़ाया, गिरे पन्नों के बीच चाकू ढूंढा, उसे पकड़ा और फिर राक्षस की ओर मुड़ा। वो फिर झपटा। विराज चिल्लाया, अस्त्रम वृषभ। चाकू अग्नि में डूब गया। लपटे हथेली तक सुलगने लगी। उसने दैत्य की गर्दन पर वार झोंका, एक, फिर दूसरा, और तीसरी वार पर चाकू काली दूषित रेखा के भीतर घुस गया। राक्षस जमीन पर ढह गया।
दूषित काला रक्त बहता हुआ। उसके कुरूप हाथ विराज की ओर उठे, पर विराज ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो चाकू घुमाता रहा जब तक दैत्य की आवाज बिल्कुल शांत न हो गई। वो सांसों के लिए हांफता रहा। पीठ दर्द से जकड़ी, बाह पर लंबा चीरा और आंख बहती हुई। पर रुकना संभव नहीं, अनुष्ठान पूरा करना था। वो बड़ी मुश्किल से वृत्त तक लौटा और उसका दिल बैठ गया। लड़ाई में बिखरे खून से वृत्त की आधी रेखाएं बिगड़ चुकी थीं। वो नष्ट था। उसने टूटी फर्श में नाखून गड़ा दिए। कोई समय नहीं था। बाहर से और भी भारी कदमों की आवाज। दर्जनों माना राक्षस। वो वहीं नया वृत्त बनाने लगा। उंगलियां फिसल रही थीं। एक आंख होने से रेखाएं तिरछी और हर गलती पर वो खुद को कोसता। कुछ ही क्षणों बाद उसने हार मान ली। दूसरा वृत्त अधूरा रह गया। वो वापस पहले वाले पर लौटा जो आधा टूटा था। यही भाग्य है, इसे ही अपनाना पड़ेगा। उसने अंतिम रेखा खींची और जैसे ही वो जुड़ी, वृत्त चमक उठा। दरवाजा टूटा। 3, 4, 5 और मानो दर्जनों माना राक्षस भीतर घुसे। विराज ने कांपते हाथ से अपनी हथेली वृत्त पर टपकाई। खून ज्यों ही रेखाओं को छुआ, सफेद प्रकाश फूट पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली। दिल में बस एक ही प्रार्थना, मुझे उस युग में पहुंचा दो जहां मैं इस महाप्रलय को रोक सकूं। एक पल बाद उसकी दुनिया सफेद हो गई और चेतना बुझ गई। कुछ समय बाद विराज सहमे हुए जागा, मानो किसी अंधेरे महासागर से बाहर फेंका गया हो। उसने आंखें खोली। दोनों। वो स्तब्ध रह गया। उसने अपना चेहरा छुआ। कोई घाव नहीं, आंख पूरी, त्वचा साफ। उसने चारों ओर देखा। लकड़ी की फर्श, मखमली पर्दे, चारपाई, दीवारों पर जले हुए दीप, एक भव्य कमरा। ये जंगल या गुफा नहीं उसका पुराना शरीर। उसके सीने में धड़कन फिरी। उसका शरीर बदल चुका था। वो किसी और में था। और हवा में मौजूद शुद्ध दिव्य माना इतना घना कि उसकी त्वचा तक झंझना गई। उसने मंत्र किया, एक छोटा सा दीप ज्वाल, पर कुछ नहीं हुआ। उसने अंदर झांका। न सक्रिय माना हृदय, न ट्रेनेड माना नलिका। ये आमंत्रित शरीर था, सामान्य मनुष्य। वो 5वें चक्र का महामंत्रज्ञ अब एक सामान्य युवक के भीतर फंसा था। उसके आगे फर्श पर एक रक्तपर्ण पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं मरूंगा और पुनर्जन्म लूंगा। रक्त का प्रभात फिर लौटेगा। विराज के दिल में सन्नाटा छा गया। मैं किसी रक्त संप्रदाय के पागल के शरीर में तो नहीं आ गया। अचानक दरवाजा खुला। एक युवा दासी फहमी हुई आंखों से खड़ी। उसने विराज, रक्त संजित फर्श, टूटा हुआ अनुष्ठान वृत्त और कमरे की हालत देख हाथ मुंह पर रख लिया। उसके होंठ कांपे। आप? विराज चुप खड़ा रहा। एक और मुसीबत, एक और खतरा और एक ही विचार, अब इससे कैसे निकला जाए। अध्याय 2। अचानक हुआ प्रहार। कमरे में खड़ी दासी को देखकर विराज देव ने अपनी सांस रोकी और चेहरे को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। उसकी आंखों में भय था, पीला चेहरा, दुबली काया और वक्त से पहले झुकी हुई कमर। वो उस शरीर से बिल्कुल विपरीत दिख रही थी जिसमें विराज अभी जागा था। वो शरीर तो साफ सुथरा, सुगठित और अच्छे भोजन से बना हुआ था। दासी के होंठ थरथरा रहे थे। कुछ क्षण तक वो बोल ही नहीं पाई। आखिरकार उसकी आवाज निकली, कांपती, टूटी हुई। देव स्वामी, आपके वस्त्रों पर रक्त लगा है। उसकी दृष्टि विराज की छाती पर जमी थी, जहां सूखा हुआ खून गहरा काला पैबंद बन चुका था। विराज के मन में नाम गूंजा, देव। तो इस शरीर का मूल नाम यही है। वो ज्यादा सोच नहीं पाया। समय उसकी मुट्ठी में रेत की तरह फिसल रहा था। मैं ठीक हूं, उसने कठोर अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। पर दासी की आंखें अब ऋण वृत्त पर टिक गई थीं। फर्श पे फैली रक्त लिपियां, आधे अधूरे तंत्र चिन्ह और टूटी रेखाएं जिन्हें देखकर कोई भी कांप जाए। विराज के सिर में दर्द की लहर उठी। उसके पुराने जीवन में ऐसे गंदे काम साफ करने के लिए मंत्र होते थे, पर अब उसके पास जादू नहीं था। दासी बोली, फिर भी मैं वैद्य हरिगिरी को बुला दूं? विराज ने तुरंत उसे रोका। कोई आवश्यकता नहीं। वो नहीं जानता था कि इस शरीर का पुराना स्वामी ऐसे अनुष्ठानों के लिए बदनाम था या नहीं, पर किसी वैद्य के आने का अर्थ केवल एक चीज था, सवाल। और सवाल इस समय एक खतरा थे। वो तुरंत पलट कर बोला, तुम यहां क्यों आई हो? बिना दस्तक दिए द्वार क्यों खोला? दासी डर के मारे झटक गई। देव स्वामी, क्षमा करें, पर हवेली में एक संकट आ गया है स्वामी। विराज का चेहरा कठोर हुआ। कौन सा संकट? एक मानव विकर्ता प्रकट हुआ है स्वामी। उसकी आवाज फट गई। सुरक्षा रक्षक उससे लड़ रहे हैं, पर मैं सोचकर दौड़ी आई कि आपको सूचित कर दूं। विराज का दिल धड़क उठा। मानव विकर्ता यानी एक भ्रष्ट हो रहा मनुष्य, एक बदलता हुआ राक्षस। कोई मंत्रज्ञ नहीं है? उसने पूछा। हमने महर्षि अत्रा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर उन्होंने दासियों को डांट कर भगा दिया
और कुछ रक्षक रणवीर सेनापति को बुलाने गए हैं, पर वे जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। विराज सोच में डूब गया। ये शरीर भले ही आमंत्रित था, पर उसका अनुभव 5वें चक्र का महामंत्रज्ञ अब भी जिंदा था। वो कुछ कर सकता था, या भागदड़ में कई लोग मर सकते थे। विराज ने निर्णय लिया, ठीक है, बाहर खड़ी रहो, मैं आता हूं। दासी झट झुककर दरवाजे से बाहर चली गई। विराज ने जल्दी से लकड़ी की दराज खोली। साफ सुथरी ऊनी, रेशमी और महीन लिनन की जुली ट्यूनिकें चमक रही थीं। ये स्पष्ट था कि यह हवेली साधारण नहीं थी। धन, वैभव और पुरानी परंपरा की गंध हर कपड़े में बसी थी। वो रक्त रंजित वस्त्र उतारकर नया परिधान पहनने लगा। नहाने का समय नहीं था। बाहर मृत्यु नाच रही थी। वो बाहर आया। दासी उसका इंतजार कर रही थी, सिर झुकाए। विराज बोला, मुझे वहां ले चलो। दासी तुरंत आगे बढ़ी। विराज उसके पीछे चलता गया, संकरे हल्की रोशनी वाले गलियारों से होकर। दीवारों पर लगी पुरानी चित्रकारिताएं, राजपूती कवच पहने पूर्वज, युद्ध में खड़े योद्धा, जौहर का धुआं और रथों की पंक्तियां, इन सब ने स्पष्ट कर दिया, ये हवेली इतिहास से भरी है। सीढ़ियां नीचे उतरते हुए विराज की नजर दीवारों पर टंगी हथियारों के विशाल संग्रह पर गई। लंबी तलवारें, धनुष, बाणों के तरकश, गदा, भाला, चक्र, फेंकने वाले खंजर, मानो किसी प्राचीन सैन्य वंश का घर हो। 2 मंजिलें पार करने के बाद वो एक अंधेरे गलियारे में पहुंचे, जहां से चीखें और धातु की टकराहट साफ सुनाई दे रही थीं। दासी डर से सुन्न हो गई। विराज ने उसे वहीं रहने का आदेश दिया और अकेला आगे बढ़ा। लकड़ी का भारी द्वार खोला। अचानक चमकती धूप ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। वो भीतरी प्रांगण था। मजदूर और दासियां किनारों पर सिकुड़ी बैठी थीं। रक्षक एक विशाल फव्वारे के पास बदहवासी में संघर्ष कर रहे थे और उनके बीच एक भयानक विकृत आकृति, मानविकर्ता, मानव शरीर, परंतु उंगलियां पंजे बन चुकी थीं। बाहों पर काली दूषित रेखाएं चढ़ रही थीं। चेहरा आधा मानव, आधा मृत चेहरा, जैसे किसी ने उसे जलाकर जोड़ दिया हो। रक्षक ढाल चलाते और मानविकर्ता उन्हें फेंक देता जैसे सूखे पत्ते हों। एक रक्षक गले से पकड़ा गया, दूसरा उसके पंजों में घसीटा गया। दासियां चीखने लगीं, देवस्वामी, पास मत जाइए, वो दूषित है, रुक जाइए, आपका जीवन खतरे में है। विराज ने किसी की बात नहीं सुनी। उसकी नजर सिर्फ राक्षस पर थी। वो समझ गया, पहला स्तर है, अभी पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुआ है, इसे वश में किया जा सकता है। वो दौड़कर एक घायल रक्षक के पास पहुंचा, उसके पास पड़ी ढाल उठाई और सीधा विकर्ता की ओर झपटा। विकर्ता को पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, ठाक, ढाल उसके सिर से टकराई। वो घुटनों के बल गिरा। विराज ने बिना रुके उसी जगह पर लगातार वार किया। 1, 2, 3, रक्त बहने लगा। विकर्ता ने दोहरी आवाज में चीख मारी, आधा इंसान, आधा दैत्य। वो झपटा, पर विराज ने ढाल से बचावकर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। रक्षक तुरंत दौड़े और राक्षस को चारों ओर से दबोच लिया, पर उनके हाथ कांप रहे थे। राक्षस की शक्ति दोगुनी थी। विराज झुककर उसके पीछे पहुंचा, उसकी गर्दन के पीछे की नस ढूंढी और 2 उंगलियां पूरी ताकत से दबाईं। एक पुरानी भूली हुई तकनीक, जिससे नए विकर्ताओं को तंद्रा में भेजा जाता था, जो अब लगभग निष्प्रयोग हो चुकी थीं। कुछ क्षणों बाद राक्षस की आंखें मुंद गईं, उसके पंजे ढीले पड़ गए। वो गिर पड़ा, सो गया। विराज सफल हुआ। उसी समय और रक्षक प्रांगण में आए हांफते हुए। सबकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। विराज ने आदेश दिया, इसे एक कक्ष में बंद करो, भारी लोहे की जंजीरें बांधना। अभी ये नहीं जागेगा, पर जागा तो सबको मार देगा। रक्षकों ने सिर झुकाकर आदेश माना, पर एक रक्षक बोला, स्वामी देव, हम इसे मार क्यों न दें? विराज ने नजर उठाई। वो जानता था कि भ्रष्टाचार अभी शुरुआती स्तर का है, इसे ठीक किया जा सकता है, मारना अनावश्यक था। नहीं, उसने कहा, यह पूर्ण दूषित नहीं है। रक्षक अचंभित हुआ, मानो इस देव स्वामी ने पहले कभी ऐसा नहीं कहा हो। विराज ने तर्क समझाने की कोशिश नहीं की, अभी नहीं, जो कहा है वही करो, उसने दृढ़ स्वर में कहा। रक्षक तुरंत झुक गया। धीरे धीरे सब लोग हटने लगे। दासियां फिर से फुसफुसा रही थीं, देव स्वामी, उन्हें यह सब कैसे आता है? क्या उन्होंने स्वयं राक्षस को रोक दिया? विराज ने ध्यान नहीं दिया। उसका सिर धड़क रहा था और मन में 1000 सवाल। वो उसी रास्ते से वापस लौटा। दरवाजा पार करते ही उसने देखा दासी वहीं दुबकी खड़ी थी। वो आगे बढ़ी, उसकी आंखों में झिझक और जिज्ञासा दोनों थीं। विराज थका हुआ बोला, थक गया हूं, आओ मेरे साथ। दासी विराज के पीछे कमरे में आई और दरवाजा बंद किया। कमरे में पसरे रक्तवृत को फिर देखकर उसकी सांस अटक गई, पर अब डर कम था, मानो विराज की शक्ति देखकर उसका डर दब गया हो। विराज बिस्तर पर बैठ गया। उसका शरीर भारी हो चुका था, एड्रीनलिन उतर चुका था। वो बोला, इस कमरे के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। कलारा कांप कर बोली, जी स्वामी। विराज ने पूछा, तुम्हारा नाम? क्लारा स्वामी देव। विराज ने उसे देखा, एक डरी हुई भूखी लड़की, जिसे इस हवेली के स्वामी से डरना ही सिखाया गया था। यह स्थिति उसके लिए उपयोगी थी। उसने जेब से एक सोने का सिक्का निकाला, देव के वस्त्रों में से मिला था। कलारा की आंखें चमक उठीं।
मानो उसने जीवन में पहली बार इतना धन देखा हो। विराज ने सिक्का उसके हाथ पर रखा। मेरा कहा मानोगी तो ऐसे और सिक्के मिलेंगे। कलारा की सांस अटक गई। जी स्वामी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। विराज ने सिर हिलाया। खाना और चाय ले आओ, और रोटी हो तो। कलारा सिर झुकाकर बाहर जाने लगी, पर विराज ने एक और सवाल दागा। इस समय का राजा कौन है? कलारा रुकी। राजा थोरियन। स्वामी, क्यों? कुछ नहीं, जाओ। कलारा चली गई। विराज अकेला रह गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। राजा थोरियन, उसके इतिहास ज्ञान में यह नाम बहुत बहुत पुराना था। वो इतिहास जो उसके युग से सैकड़ों वर्ष पहले का था। वो धीरे से फुसफुसाया। मेरी समय यात्रा भयानक रूप से गलत हो चुकी है। और उसके दिल में एक गहरी ठंड उतर गई। अध्याय 3, अतीत की परतें। क्लारा कमरे से बाहर चली गई, पीछे छोड़ गई विराज देव को उसकी अपनी उलझी हुई उथल पुथल से भरी सोचों के साथ। कमरा शांत था, पर उसके भीतर दबी हुई बेचैनी गरज रही थी। वो समय में बहुत पीछे आ चुका था, इतना पीछे जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो मन ही मन बुदबुदाया, मुझे तृतीय मंत्र युद्ध के आसपास पहुंचना था, पर मैं उससे 1000 साल पहले आ गया हूं। उसका माथा सिकुड़ गया। जिस निषिद्ध अनुष्ठान का उसने प्रयोग किया था, वो अधिकतम 500 वर्ष पीछे ले जा सकता था। ये बात जादू विद्या के सभी ग्रंथों में लिखी थी, लेकिन हकीकत उसके सामने थी, नाकाबिले तसव्वुर। वो अब उस युग में था जब राजा थोरियन वरमाल शासन कर रहा था। विराज की सांस अटक गई। इतिहास में राजा थोरियन का सिर्फ एक ही उल्लेख था, वरमाल साम्राज्य का साधारण पर स्थिर राजा, कोई विशेष नहीं। उसका असली प्रभाव तो उसके उत्तराधिकारी राजा एल्ड्रिक वरमाल के आने पर शुरू हुआ था। स्वर्ण युग की शुरुआत, जादू की महानतम उपलब्धियों का दौर, और सबसे विनाशकारी मंत्र युद्धों का भी। वो सोचने लगा, अगर अभी थोरियन राज कर रहा है तो स्वर्ण युग शुरू होने में 20-30 वर्ष है। उसके भीतर एक घुटी हुई आशा जगी। इतना विशाल समय, इतना स्वच्छ, दिव्य माना उसके पास अवसर था अपने पुराने जीवन से भी अधिक शक्ति पाने का। पर मौका तभी मिलेगा जब वो उस शरीर देव की सच्चाई को समझे, और इसलिए उसे देव के अतीत को खोजना था, अभी, तुरंत। वो कमरे में घूमने लगा। हर कोना, हर वस्तु नए अर्थ के साथ दिखने लगी। दीवारों पर फैला वो टूटा अनुष्ठान वृत्त, रक्त से धुंधला बिगड़ा हुआ, उसे फिर से देखना पड़ा। वो घुटनों के बल बैठा। लकड़ी पर उकेरी गई रेखाएं, विकृत, अनगढ़, कई भाषाओं का अजीब मिश्रण। वो बुदबुदाया, देव, तुमने ये क्या किया था? कुछ चिन्ह उसे आंशिक रूप से पहचानी थे, कुछ नागलिपि से मिलते, कुछ अथर्व चिन्हों से, और कुछ किसी अनजानी प्राचीन भाषा से। जितना गहराई से विराज देखता गया, उतना ही स्पष्ट हो गया कि देव इस अनुष्ठान को समझकर नहीं, सिर्फ करने की जिद में प्रयास कर रहा था, और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। विराज ने भारी सांस ली और खड़ा हुआ। उसने अग्निकुंड में तेल डालकर आग जलाई। कमरे में फैली ठंड धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसने महसूस किया कि बाहर की हवा काट रही थी। ये महीने हिमरसेन के चल रहे थे, कठोर, चुभती ठंड के। कोई आश्चर्य नहीं कि कमरे की खिड़कियों पर मोटी लकड़ी की पट्टियां जड़ी थीं। वो धीरे धीरे वस्तुओं को परखने लगा। महंगे सुगंधों की शीशियां, इतनी कि वो देखकर चौंक गया। उसने एक शीशी दबाकर हवा में छिड़का। लैवेंडर और कपूर की तेज सुगंध ने उसकी नाक पर झटका दिया। ये तो बहुत भारी है। देव स्पष्ट रूप से किसी उच्च कुलीन वंश का युवक था। वस्त्र, गहने, हथियार, सब कुछ इसका प्रमाण था। पर कोई भी चीज देव को संप्रदाय के शिष्य जैसा नहीं दिखाती थी। रक्तलिपि छोड़कर बाकी कमरा सामान्य था। अब बस एक ही कोना बचा था, किताबों की शेल्फ। विराज तेजी से उस ओर बढ़ा। किताबें, ज्यादातर योग मंत्रियों के वीर कथानक, कुछ युद्ध कथाएं, कुछ पौराणिक जंगल यात्राएं। वो हल्का सा मुस्कुराया। कम से कम पढ़ने का शौक तो हम दोनों में समान था। फिर उसकी नजर एक लाल रंग की किताब पर अटकी, जो बाकी से अलग झुकी हुई थी। वो किताब खींचकर खोली और उसकी सांस रुक गई। अंदर का लेखन देव की ही हस्तलिपि थी, ठीक उसी जैसे अक्षर जैसे उसने पहले रक्तपत्र में देखे थे। वो बिस्तर पर बैठ गया, किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। 12वां ज्येष्ठ, वर्ष 865। समय बदल रहा है। महल में उत्तराधिकार की चर्चा ने सबको बांट रखा है। लुचन और इंद्रायण प्रतिदिन वाद विवाद करते हैं। पिता मौन है, पर लगता है निर्णय तय है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल एक छाया हूं। विराज की आंखें सिकुड़ी। देव एक राजकुमार नहीं, परंतु एक राजवंशी कुल का उपकुमार था। उसका कुल वरमाल साम्राज्य का नाग वर्मा कुल। 3 पुत्र, लुचन, इंद्रायण और देव। देव सबसे कमजोर, साधारण सा युवक जो मंत्र विद्या नहीं कर पाता था। विराज ने पन्ने पलटे। 20वां कार्तिस, वर्ष 865।
आज लुचन और इंद्रायण अभ्यास भूमि में भिड़ गए। लुचन जीत गया, वो सबसे शक्तिशाली है। मैं फिर बाहर रखा गया। काश मैं भी मंत्री योगी होता। विराज के मन में टीस उठी। वो धीरे से बोला, तो देव मंत्री योगी नहीं था, क्यों? पर उसके पास अभी उत्तर नहीं था। वो आगे बढ़ता गया। पन्नों में देव की छोटी छोटी शिकायतें, उसका दर्द, उसकी बिखरी हुई पहचान उभरती रही। अचानक एक पन्ने ने उसका ध्यान खींचा। 24वां ज्येष्ठ वर्ष 866। 3 दिन पहले मुझे नियुक्ति मिली, वेत्राल नगर का मानद उप बैरन। लुचन मुस्कुराया, वो सब जानता था। पिता ने कहा, देव, वेत्राल तुम्हारा नगर है, पर मैं जानता हूं ये निर्वासन है। विराज के भीतर सिहरन दौड़ गई। देव को वेत्राल नगर में निर्वासित किया गया था। यही वो स्थान है जहां विराज अभी है। उसने तेजी से पन्ना पलटा, पर आगे की सारी पृष्ठें खाली थी। वर्ष 866 के ज्येष्ठ से आगे कोई लेख नहीं। विराज ने किताब बंद कर दी। 6 महीने बाद देव ने लिखना क्यों बंद कर दिया? 6 महीने बाद ही उसने वो घायल शरीर पाया था, वो टूटा अनुष्ठान वृत्त, और देव मृत। विराज की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या देव को किसी ने मजबूर किया था? क्या उसने स्वयं किया था, या किसी ने उसे? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। विराज सावधान होकर उठा और दरवाजा खोला। बाहर वही रक्षक खड़ा था जिसने पहले माना विक्रेता को पकड़ने में मदद की थी। स्वामी देव, माना विक्रेता को कोठरी में बंद कर दिया गया है। गिरिजा घर के पुरोहितों ने घायल सैनिकों का उपचार कर दिया है। विराज ने सिर हिलाया, पर रक्षक की आंखों में झिझक थी। और कुछ? विराज ने पूछा। रक्षक ने निगाहें नीची कर ली। स्वामी, रणवीर सेनापति किलियान अत्यंत अप्रसन्न है। वे कह रहे थे कि राक्षस को तुरंत मार देना चाहिए था। विराज ने भीतर का तनाव छिपाते हुए सिर हिलाया। किलियान, हवेली का सेनापति, सभी उसे सम्मान देते थे। उससे जल्द ही सामना होगा, ये तय हो चुका था। विराज ने शांत स्वर में कहा, उसे मैं स्वयं संभाल लूंगा। अब जाओ, और विक्रेता के परिवार को किसी भी तरह नुकसान न पहुंचे। 1 सप्ताह निगरानी, उसके बाद छोड़ देना, ये मेरा आदेश है। जी स्वामी। रक्षक झुककर लौट गया। विराज ने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस भरी। इतने सारे प्रश्न और उनके उत्तर अभी धुंधले थे। अचानक उसे देव के बारे में एक बात याद आई, एक असंभव बात। वो बैठा, आंखें बंद की, अंदर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। उसका माना मस्तिष्क, उसका माना हृदय, उसकी माना नलिकाएं, और तभी उसकी आंखें खुलकर फैल गईं। देव मंत्र योगी नहीं था क्योंकि उसके अंग खोखले या नष्ट नहीं थे, बल्कि क्योंकि वे जहरीले थे। विराज ने कठोर स्वर में फुसफुसाया, देव, वो जहर दिया गया था, वो जम गया। अब वो जानता था, देव की कहानी एक साधारण पारिवारिक कलह नहीं थी। ये षड्यंत्र था, विष था, और शायद वही विष उसे उस अनुष्ठान तक ले गया और अंततः मृत्यु तक। विराज की आंखों में ठंडा संकल्प उभरा। अब वो जान चुका था, देव सिर्फ एक कमजोर उपबैरन नहीं था, वो एक मोरा था, किसी बड़े खेल का हिस्सा था, और विराज देव अब उस खेल के केंद्र में था। अध्याय 4, ऋण और रहस्य। विष। भारतवर्ष की जादुई सभ्यताओं में विष का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मंत्र शास्त्र की नींव। जादूगर भी इससे अछूते नहीं थे। साधारण विष भले ही उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए, परंतु विष कला के आचार्यों, जिन्हें पुराने ग्रंथों में नाग विषविद कहा गया है, वे सदियों से ऐसे विष विकसित करते आए थे जो विशेष रूप से मंत्र योगियों को तोड़ने हेतु बनाए जाते थे। कुछ विष तुरंत मार देते थे और कुछ धीरे धीरे भीतर से व्यक्ति को अपंग बना देते थे। ऐसे विष सबसे भयानक माने जाते थे। एक अपंग मंत्र योगी अक्सर एक साधारण मनुष्य से भी अधिक असहाय हो जाता था। विराजदेव ने आंखें बंद की, सांस भीतर खींची और अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे उस अदृश्य अंधकार को महसूस किया। उसने हल्का सा माना अपनी नसों में धकेला, परंतु सामने दीवार जैसा अवरोध। माना आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उलटकर वापस लौट गया। उसकी भौं पर शिकन गहरी हो गई। यह सामान्य माना अवरोध नहीं, यह तो। वह क्षण भर रुका और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचा, माना नाशक। वह हल्का सा हंसा, थका हुआ, विडंबनापूर्ण हंसी। भाग्य सचमुच मजाक करने में माहिर है। उसके बचपन की यादें चमक उठीं। कचरे के ढेरों के पास बैठा छोटा सा विराज रोटी चुराने की कोशिश करता, कूचों में भागता। वही विष उसके शरीर में, और फिर भी जीता रहा था। पर यह संस्करण, वह समझ गया, नए युगों में उपयोग होने वाले घातक स्वरूप से कमजोर था। अभी यह विष सिर्फ माना प्रवाह को रोक रहा था, नसों को जला नहीं रहा। वह सोचने लगा, देव की नसें क्षतिग्रस्त नहीं है, यानी विष पुराना है, पर विनाशकारी नहीं, केवल अवरोधक। उसने आंखें खोली, पर किसने?
देव को विष क्यों दिया? देव की डायरी में हर जगह लिखा था, काश मैं मंत्र योगी होता, काश मेरा हृदय जागता। वह समझ में आ रहा था, देव को कभी जागने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही विष जमा था। विराज ने और गहराई से सोचा, किसने किया होगा? देव के दोनों भाई? संभव नहीं। इतना जटिल विष नए मंत्र योगियों को नहीं मिलता। पर राजवंशों में राजनीति, जहां सत्ता है वहां षड्यंत्र भी। सूत्र बहुत कम थे, निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होती। विराज ने हल्की सी सांस छोड़ी। पहला काम विष निकालना। वह पद्मासन में बैठ गया। कमरा शांत हो गया। सिर्फ उसकी धीमी गहरी सांसें, प्राचीन शैली की ध्यान श्वास। उसने तनिक सा माना अपनी नसों में धकेला, धीरे, और फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ाया। विष ने सख्त प्रतिरोध किया, काली राख जैसा अवरोध। कमरा जैसे दूर होता गया और उसके भीतर एक युद्ध छिड़ा। पसीना उसके माथे पर चमक उठा, शरीर कांप रहा था। एक बार और, बस थोड़ा और। वह भीतर की दीवार को पूरी ताकत से धक्का देता गया और अचानक धड़ाम, एक झटका उसके भीतर दौड़ गया। उसने खांस कर मुंह ढका और गाढ़ा काला पदार्थ उसके गले तक चढ़ाया। कुछ क्षण बाद वह झुका और उल्टी में वह सारा काला गाढ़ा विष फर्श पर गिर गया, माना नाशक। कमरा हल्का सा बदबूदार हो गया। फिर भी विराज ने राहत की गहरी सांस ली। उसने खिड़की खोल दी। चांदनी और ठंडी हवा भीतर आई। वह मुक्त था। कई वर्षों बाद वह वास्तव में सांस ले पा रहा था। उसने हाथ पोंछे, मन हल्का हो चुका था। उसने सोचा, अब बिना बाधा पहला चक्र विकसित कर सकता हूं। पर शरीर कमजोर था, माना लगभग शून्य। आज यह संभव नहीं था। वह मुस्कुराया। कल वह बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद ऐसे आई मानो किसी ने उस पर शांति का जादू कर दिया हो। अगली सुबह ठंडी हवा ने उसे जगाया। वह उठ बैठा। सारा फर्श, कमरे की गंध, सब जैसे नया था। उसने बीती रात को याद किया। एक एक घटना समय रेखा की तरह सामने आई और अंत में उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। कम से कम अब मरने का डर नहीं है। उसने दर्पण देखा। चेहरा साफ, हल्की दाढ़ी, देव का चेहरा, पर आंखों में विराज। उसने निश्चय किया, आज पहला चक्र प्रारंभ करूंगा और इस स्थान वेतराल नगर के बारे में और जानूंगा। उसी समय दरवाजा खटखटाया गया। क्लारा हाथ में तौलिए और गर्म पानी लेकर खड़ी थी। प्रभुदेव, सुप्रभात। आशा है नींद अच्छी आई। विराज मुस्कुराया। अंदर रख दो। वह पीछे हट गया। क्लारा ने तौलिए रखे और बोली, सेनापति किलियन ने आपको आज भोजन कक्ष में आने का अनुरोध किया है। विराज का चेहरा शांत रहा, पर भीतर विचार तेजी से घूमे। अंततः सेनापति किलियन। वह बोला, मैं आऊंगा। क्लारा ने कपड़े समेटे, नम्रता से झुकी और कमरे से निकलने लगी। विराज ने उसे रोका। क्लारा, इस कमरे को मैं नाश्ता करने जाऊं तब साफ कर देना। उसने जमीन की ओर देखा। काला धब्बा, बिखरा अनुष्ठान, खून के निशान। क्लारा भयभीत होकर बोली, जी प्रभु। विराज ने दरवाजा बंद किया, गहरी सांस ली और स्नान के लिए भीतर चला गया। स्नान के बाद वह नए वस्त्र पहनकर बाहर आया और अचानक उसे एहसास हुआ कि भोजन कक्ष कहाँ है। उसी समय किस्मत ने साथ दिया। क्लारा वहीं खड़ी थी। विराज मन ही मन हंसा। चलो अच्छा है, मुझे भोजन कक्ष तक ले चलो, उसने कहा। क्लारा ने सिर झुकाया और आगे चल दी। हवेली के गलियारों में चलते हुए विराज ने पूछा, माना विक्रेता के हमले के बाद हवेली का माहौल कैसा है? क्लारा धीरे से बोली, लोग बहुत डरे हुए हैं स्वामी, पर शहर भर में चर्चा है कि आपने अकेले ही विक्रेता को परास्त किया। विराज ने भौं उठाई। वह बोली, पर कुछ लोग कहते हैं कि यह सब झूठ है, क्योंकि आप तो मंत्री योगी नहीं है। वह हकलाने लगी। विराज ने उसे शांत किया। ठीक है। वे भोजन कक्ष पहुंचे। भोजन कक्ष, पहली भेंट। विशाल कक्ष, बीच में लंबी आयताकार मेज। कुछ रक्षक बैठे, सब चुप, सतर्क। ताकतवर, भारी कद का पुरुष, चौड़े कंधे, लंबे सुनहरे बाल, भारतीय बैकड्रॉप के अनुसार हल्के गेहूं वर्ण वाले। गाल पर एक गहरा निशान, सीधे सामने बैठा था। वह था सेनापति किलियन राठौर। विराज बैठ गया। सब उसकी ओर झुके। वह शांत स्वर में बोला, क्या बात है? किलियन ने बिना घुमाए कहा, वेतराल की खेती भूमियां खतरे में है प्रभु। व्यापार कुटीर संघ, ट्रेड हार्ट मर्चेंट कंपनी कह रहा है, यदि ऋण नहीं चुकाया गया तो वे सारी जमीन अपने अधिकार में ले लेंगे। वह स्तब्ध रह गया। ऋण? किलियन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। यही अध्याय समाप्त होता है और विराज के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा है, देव ने कौन सा ऋण लिया था और क्यों पूरी हवेली इसकी कीमत चुका रही है? अध्याय 5, व्यापार हृदय महाजन संघ। व्यापार हृदय महाजन संघ और देव ने इस संघ से ऋण क्यों लिया था? विराज देव की भौहें पन कर एक सीधी रेखा बन गई। उलझन अभी भी थी, पर उससे कहीं अधिक जिज्ञासा। वो चुपचाप भोजन करता रहा। चुप्पी उसके लिए ढाल थी,
क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसे इस विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रोटी बेस्वाद थी, पर उसने जीवन में इससे बदतर खाया था। तभी सेनापति किलियन राठौर ने कहा, हमें उन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण चुकाना ही होगा या फिर महाजन संघ से कोई संधि करनी होगी। वे 2 सप्ताह बाद फिर आएंगे। इस बार उनकी मांग है हमारी कृषि भूमि या फिर लौह कोयला खदानें। कक्ष में भय की गूंज गिरी। मेज पर बैठे सभी लोग सिमट गए। हर व्यक्ति की नजर विराज पर केंद्रित थी। व्यक्तिगत ऋण 10,000 स्वर्ण। विराज की उंगलियां ठिठक गईं। इतना बड़ा ऋण? देव आखिर कर क्या रहा था? उसने पानी का घूंट लिया ताकि चेहरा स्थिर रहे। वे फिर कब आएंगे? विराज ने धीमे स्वर में पूछा। 2 सप्ताह में स्वामी। पर उत्तर देने वाला किलियन नहीं, बल्कि चश्मे वाले वृद्ध विद्वान थे जिन्हें विराज ने पहले देखा था। वे थे फ्रांसिस पार्ढे, हवेली के प्राचीन अभिलेखों और कारभार के प्रमुख लेखक। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। बैठक बहुत खराब रही स्वामी देव, उन्होंने थके स्वर में कहा। महाजन संघ अब हमारे साथ नरमी बरतने के मूड में नहीं है। किलियन ने कठोर आवाज में कहा, ये लोभी बनिए अपना रवैया कभी नहीं बदलते। कुछ सप्ताह पहले उनके अंगरक्षक ने हमारे एक सैनिक को लात मारकर घायल कर दिया। वे ये जानते हैं कि हम कमजोर स्थिति में हैं। फ्रांसिस ने भारी सांस ली। पूरे वेतराल नगर में फसलें घट रही हैं। शीत ऋतु में भोजन का संकट बढ़ गया है। व्यापार ठप है और लोग कुपोषित। विराज को एहसास हुआ कि क्लारा जैसी दासी की आंखों में एक स्वर्ण मुद्रा चमक क्यों गई थी। हवेली खुद भूख झेल रही थी, तो नगर का क्या हाल होगा। वो शांत होकर रोटी चबाता रहा। सबकी निगाहें उस पर थीं। फ्रांसिस ने आगे कहा, महाजन संघ अपनी चालाकियों के लिए कुख्यात है स्वामी। जब तक उन्हें यकीन रहता है कि सोना मिलेगा, वे मुस्कुराते हैं, पर जब भुगतान देर से हो तो वे गिद्ध की तरह झपटते हैं। किलियन ने भौहें कसी। हमारे पास समय नहीं है, उनके पास अधिकार पत्र है। वे चाहे तो खेती की आधी भूमि ले सकते हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विराज ने देखा कि हर एक रक्षक और कर्मचारी चुपचाप सुन रहा था, भले मुंह से कुछ वे नहीं कह पा रहे थे। अब उसे देव का असली स्थान समझ में आने लगा था। एक निर्वासित उप बैरन, बिना सामर्थ्य, बिना समर्थन, बिना दिशा। किलियन ने कहा, स्वामी देव आप चुप हैं, आपका मत क्या है? विराज ने भोजन समाप्त किया। धीरे से बोला, नाश्ते की मेज पर ऋण और भूमि विवाद नहीं होते। पहले भोजन समाप्त होने दो, फिर मैं अभिलेख देखूंगा और निर्णय दूंगा। किलियन कुछ क्षण देखता रहा, फिर भारी सांस लेकर बोला, जैसी आपकी इच्छा। भोजन के बाद केवल विराज और फ्रांसिस। किलियन अपने रक्षकों को साथ लेकर चला गया। विराज ने फ्रांसिस की ओर देखा। अभिलेख दिखाओ, उसने कहा। फ्रांसिस ने चश्मा ठीक किया और धीमी तेज चाल से आगे बढ़े। उन्होंने विराज को अभिलेख कक्ष में ले गए। पुरानी लकड़ी की गंध, धूल से भरी राखें, पीली पड़ चुकी किताबें। ये कमरा जैसे एक मरता हुआ इतिहास था। विराज ने पहली ही किताब के पन्ने खोले और उसका चेहरा सिकुड़ गया। ये वाकई बहुत खराब था। कृषि उपज आधी रह गई थी, खानों से आय बंद हो चुकी थी, नगर की जनसंख्या कम हो रही थी, कर संग्रह गिर चुका था, कई परिवार भूख में नगर छोड़ चुके थे। वो दबी हंसी में बोला, ये तो विनाश का नुस्खा है। फ्रांसिस ने दुख से सिर झुका लिया। पुराने बैरन का निधन हुआ, उनका परिवार भी समाप्त हो गया। नगर 2 वर्ष तक लगभग अनाथ था। आपके आने पर नई दिशा की आशा थी, पर आप अधिकतर कमरे में रहे। हमें लगा शायद आप रुचि नहीं रखते। विराज कुछ क्षण चुप रहा। उसके सामने देव का जीवन एक धुंधली धुलाई की तरह उभरता जा रहा था। एक युवक जो अवरुद्ध माना नलिकाओं के कारण मंत्र योगी नहीं बन पाया, जिसे घर से दूर भेज दिया गया, जिसे किसी ने विष दिया, जिसने हार मान ली और जिसने अंत में एक विकृत अनुष्ठान में अपनी जान गंवा दी। विराज ने गहरी सांस ली। उन खादानों का क्या? उसने पूछा। फ्रांसिस ने कहा, एक खादान पर कब्जा है स्वामी। काली गुलाब युद्ध से लौटे लगभग 100 सैनिकों ने अब डाकू दल बना लिया है। दूसरी खादान पूरी तरह सूख चुकी है, लोग बेरोजगार हैं। विराज ने पुस्तक बंद कर दी। अगर मैं पहली खादान वापस ले आऊं तो नगर कुछ हद तक संभल सकता है, पर सशक्त सेना नहीं, माना नहीं और अभी पहला चक्र भी नहीं। पर वो जानता था कि हल तो उसे ही निकालना होगा। तभी उसने पूछा, और वो नगर मंत्र योगी, मंत्रज्ञ आत्रेय, वो कुछ करता क्यों नहीं? फ्रांसिस का चेहरा तमतमा गया। स्वामी, आचार्य आत्रेय अपनी रसायन कला और द्रव्य शोध में डूबा रहता है। वो सहायता नहीं करता। कई दासियों से बदसलूकी की शिकायतें भी आई हैं। नगर उसका बोझ उठा रहा है। विराज की आंखों में हल्की चिंगारी जली। दिलचस्प। सेना कमजोर, नगर टूटा हुआ और मंत्रयोगी भ्रष्ट। ये जगह किसी कारण वेतराल कहलाती थी, कभी पवित्र, अब वीरान। अचानक विराज ने पूछा, मैंने इतना भारी ऋण क्यों लिया था? फ्रांसिस ने कहा, आपने कुछ विशेष सामग्री मंगवाई थी। मंत्रज्ञ आत्रेय इससे अवगत था, मैं नहीं। उसने कहा था कि यह आवश्यक है। विराज के चेहरे पर ठंडक उतर आई। तो आत्रेय शामिल था, देव को ऋण में ढकेलने, विष में डुबोने
और शायद उस अनुष्ठान तक ले जाने में। विराज धीरे धीरे उठा। वो बोला, मैंने अब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, पर ये आज से बदलता है। अगली बार जब व्यापार हृदय महाजन संघ का प्रतिनिधि आए, उसे मेरे सामने लाना। ऋण का समाधान मैं दूंगा। फ्रांसिस की आंखें फैल गईं। वो निशब्द रह गया, मानो किसी ने उसके सामने खजाना फैला दिया हो। विराज मुड़ा और अभिलेख कक्ष से बाहर निकल गया। उसके कदमों में ठोस अडिग आत्मविश्वास था। देव की हार जहां खत्म हुई थी, विराज देव की कहानी अब वहीं से शुरू हो रही थी। अध्याय 6, प्रथम चक्र, फर्स्ट सर्कल, संस्करण। विराजदेव सीढ़ियां चढ़ते समय उलझन से भरा था। मानव रूपी समस्याएं उसके चारों ओर घूम रही थी। व्यापार हृदय महाजन संघ का कर्ज, माना विकराल माना वीवर, वेत्राल नगर की जर्जर अर्थव्यवस्था और मंत्रज्ञ आत्रेय का संदिग्ध व्यवहार। पर उससे पहले उसे चाहिए था शक्ति, शुद्ध वर्गीकृत व्यक्तिगत शक्ति, यानी प्रथम चक्र का जागरण। बिना जागृत माना हृदय के वो केवल एक कमजोर अभिजात था, जो खुद की रक्षा भी मुश्किल से कर सकता था। कमरे में वापसी। कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा क्लारा ऊंचे शेल्फ पर चढ़कर झाड़ पोंछ कर रही थी। फर्श से लेकर पर्दों तक हर निशान, यहां तक कि वो काला जहरीला मैल जो विराज ने उगलकर बाहर निकाला था, सब गायब था। कमरा वैसा था जैसे कोई अनुष्ठान कभी हुआ ही ना हो। विराज ने हल्की सी खांसी की ताकि क्लारा को उसके आने का पता चले। वो तेजी से मुड़ी और झुककर बोली, सब सफाई पूरी हो गई है स्वामी देव। विराज ने सिर हिलाया, अच्छा कार्य किया है। क्लारा की आंखों में एक असहज सी चमक थी, सम्मान और भय का मिला जुला भाव। जब वो पानी की भारी बाल्टी उठाकर बाहर जाने लगी तो विराज ने उसे रोक लिया। क्लारा, मुझे अगले 1 घंटे तक कोई बाधा नहीं चाहिए। दरवाजे के बाहर पहरा देना, कोई भी भीतर ना आए। क्लारा ने झट से सिर हिलाया, जैसा आदेश। दरवाजा बंद हुआ और विराज अकेला रह गया। प्रथम चक्र, माना हृदय का जागरण। वो कमरे के केंद्र में बैठ गया, ठीक उस स्थान पर जहां देव ने नियत विपरीत अनुष्ठान किया था। एक लंबा स्थिर श्वास भीतर खींचा। कक्ष में तैरता शुद्ध माना, इस युग की अनछुई ऊर्जा धीरे धीरे उसके फेफड़ों से माना हृदय तक पहुंची। विराज ने आंखें बंद की, उसकी चेतना भीतर की ओर मुड़ी। पहले माना मस्तिष्क, फिर माना हृदय, अंततः माना नलिकाएं। और वो चौंका। देव का माना हृदय औसत मानव से कहीं बेहतर था। एक कुलीन रक्त रेखा में ऐसा होना स्वाभाविक था। यदि उसे जहर न दिया गया होता तो शायद वो भी उच्च श्रेणी का मंत्रज्ञ योगी बन जाता। पर आज विराज उस खोए हुए मार्ग को पुनर्जीवित करेगा। जागरण का मूल। प्रथम चक्र का निर्माण सरल था, पर कठिनाई नियंत्रण में थी। माना हृदय में माना को केंद्राभिमुख वृत्त में घुमाना, जब तक कि ऊष्मा, चमक, प्रज्वलन न हो। पर विराज के पास सामान्य विधि से अधिक कुछ था। क्विन विधि, एक भूले बिसरे साधु मंत्रज्ञ क्विन ऋषि की खोज, जिसे विराज ने दशकों बाद एक प्राचीन खंडहर में ढूंढ निकाला था। ये विधि सामान्य 10x माना उत्पादन को 15x तक बढ़ा सकती थी। अब देव के श्रेष्ठ हृदय के साथ इस सीमा को और आगे धकेला जा सकता था। क्विन विधि सक्रिय। विराज ने गहरी श्वास ली और आसपास की हवा को भूखे पशु की तरह खींचना आरंभ किया। माना हृदय में एक वृत्त बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर चक्र के साथ ऊष्मा बढ़ी। 2x, 4x, 7x, 9x। कक्ष का वायुमंडल घना होता गया। खिड़की की लौ हिलने लगी, फर्श का तापमान बढ़ा। विराज ने दांत भींच लिए। सीने पर असहनीय दबाव पड़ा। 11x, 12x, 13x, 15x। हृदय जैसे फटने को था, पर वो रुका नहीं। और अंततः धड़ धड़, एक अदृश्य तरंग पूरे कमरे में फैली। विराज का शरीर ढीला पड़ गया, पर चेहरा चमक उठा। प्रथम चक्र जागृत और माना उत्पादन 17x। सीने पर हाथ रखकर उसने मुस्कुराया। अंततः वो धीरे से उठा और परीक्षण के लिए एक छोटा मंत्र बुनने लगा। अस्त्रम ऑक्टेविया। उसके हाथ से एक सुनहरी चिंगारी निकली और फायरप्लेस में लकड़ियां भभक कर जल उठीं। विराज मुस्कुराया। वो अब फिर से एक मंत्रज्ञ था। और तब वो उत्साह में दरवाजा खोलकर बोला, क्लारा तुम। पर वाक्य पूरा करने से पहले वो ठिठक गया। क्लारा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पहले वो चौंका। उसने प्रहार की संभावना सोची, पर तुरंत समझ गया। क्विन विधि से जागरण के दौरान उसने आसपास की माना इतनी तेजी से खींची कि क्लारा जैसी सामान्य मानव भी उसके प्रभाव में चूस ली गई। विराज ने लंबी सांस ली। अरे, ये मेरी भूल है। ग्रंथालय, इतिहास की खोज। कुछ समय बाद विराज वेत्राल हवेली के छोटे से ग्रंथालय में था। अभिलेख, इतिहास, भूगोल, सबकी आवश्यकता थी। क्लारा अब होश में थी और शेल्फ से किताबें चुन रही थी। हालांकि विराज को संदेह था कि उसे पढ़ना भी आता है या नहीं। विराज ने उसे पुकारा, क्लारा, नगर के लोग कैसे जी रहे हैं? क्लारा के चेहरे पर उदासी उतर आई। स्वामी,
कई लोग भूख से कमजोर हैं। मेरे पड़ोस की एक बुढ़िया ठंड में दम तोड़कर चली गई। कुछ परिवार नगर छोड़ गए हैं। विराज ने भौएं टेढ़ी की। तो हुष्णपाषाण, हीट स्टोन्स क्यों नहीं? क्लारा ने अनजाने भाव से पूछा। हुष्णपाषाण, क्या वो आग का कोई प्रकार है? विराज रुक गया। तुमने कभी ऐसे पत्थर नहीं देखे जो गर्मी छोड़ते हो, सर्दियों में पूरे मोहल्ले को गर्म रखते हैं? क्लारा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं स्वामी, हम तो बस अलाव जलाते हैं। और तभी विराज समझ गया, इस काल में हीट स्टोन्स अस्तित्व में ही नहीं थे। उसकी आंखों में चमक आई। तो ये आविष्कार मैं करूंगा। अध्याय 7। एक मंत्र योगी। स्वामी देव। क्लारा ने नीचे की ढेर से एक मोटी तेली कागजों वाली पुस्तक उठाकर विराज के हाथों में रख दी। वह पुस्तक पुरानी थी, किनारे फटे हुए, मुख पृष्ठ पर धूल और पन्नों पर समय के पीले धब्बे। विराज ने कवर झाड़ा और खोला। अंदर एक मानचित्र, हाथ से बना पर आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत। रेखाएं, बिंदु, पर्वत, नदियां, दुनिया की बुनावट उसके सामने थी। एल्डोरानिया, संसार का उत्तरी भूखंड। यहाँ वो अभी था, सर्वाधिक समृद्ध उत्तरी महाद्वीप में। युग बदलते रहते हैं, पर यह सत्य नहीं। उसने उंगली से महाद्वीप को छुआ। प्रदेश सीमाएं बिंदुओं और छायाओं में दिखाई गई थी। जंगलों, बर्फों, मोहल्लों, दुर्गों, सभी का विस्तार। क्लारा की उत्सुक निगाहें उसके कंधे के ऊपर मंडरा रही थीं, पर उसने ध्यान मानचित्र पर टिकाए रखा। लैंसफिल साम्राज्य, वह वही साम्राज्य जहां राजा थोरियन शासन करता था। एक नाम जिसने विराज को अतीत की यादों में धकेल दिया। वह चाहकर भी नहीं भूल सकता था कि यह संसार स्वर्ण युग से अभी भी कई दशक दूर था। उसने उंगली से लैंसफिल की सीमाएं खींची। वनों, झीलों और दैत्य गुफाओं से भरा क्षेत्र। वेतराल, उसका वर्तमान क्षेत्र। उसने पूछा, क्लारा, वेतराल की सीमा कहां तक है? क्लारा ने मानचित्र को नजर से नापा। घरों, खेतों और वनों की गणना करते हुए सीमा रेखाओं तक पहुंची। उसकी उंगली पूर्व में लहराते जंगलों के पास रुकी। विराज ने मन ही मन दूरी का अनुमान लगाया। पश्चिम में ड्यूक का मुख्य प्रांत, पूर्व में विशालतम वॉस्पर वन, दक्षिण में पर्वतों की रीढ़, उत्तर में जमी हुई नदियां। यदि वह ड्यूक के प्रांत की ओर यात्रा करे, 1 सप्ताह तो कम से कम लगेगा। उष्णपाषाण का विचार। विराज ने अचानक पूछा, क्लारा, तुमने सच में कभी भी उष्णपाषाण जैसे किसी साधन का नाम नहीं सुना? क्लारा ने आंखें सिकोड़ी। वे जो कमरे को गर्म रखते हो, पच्छर जैसे? हाँ, उन्हें कमरे में रखने मात्र से गर्मी फैल जाती है। क्लारा सोच में पड़ी। लावोनिया साम्राज्य में शायद कुछ ऐसा सुना था। वहां की धरती सदैव जमी रहती है। किसी यात्री व्यापारी ने कहा था कि वहां ठंड भगाने के लिए कुछ साधन होते हैं, पर वे पत्थर नहीं थे स्वामी। विराज के मन में कुछ चमका। अर्थात उष्णपाषाण अभी इस युग में अस्तित्व में ही नहीं। तो फिर क्यों ना मैं इन्हें गढ़ूं? ये विचार मानो बिजली की तरह उसके मन में कौंधा। ऋण चुकाने का साधन, नगर को राहत का उपाय और साथ ही एक संभावित जादुई आविष्कार। कठिनाई, वह अपनी मेज पर बैठा तहस नहस कागजों का नजर घुमाने लगा। तीसरा पन्ना गोल करके फेंकने ही वाला था। उष्णपाषाण बनाने में सरल नहीं। सील चिन्हों का संयोजन, माना अवशोषण, प्रज्वलन चिन्ह, ऊष्मा स्थिरता, ये सब अत्यंत कठिन था। अरे, यदि प्रज्वलन चिन्ह गलत बैठा तो पत्थर गर्म नहीं होगा, सीधा फट जाएगा। उसने सिर खुजाया। पहली बार उसे स्वीकारना पड़ा, वो महान जादूगर था, पर औपचारिक अभिचित्रण कला, एन्चेंटिंग में कमजोर। पर वो हारने वाला नहीं था। पहले माना विकराल को देख लो, फिर इस पर लौटूंगा। काल कोठरी, माना विकराल की स्थिति। विराज नीचे सीढ़ियां उतर रहा था तो रास्ते के चित्र और हथियार अब उसे उतने सुंदर नहीं लग रहे थे, बल्कि युद्ध की छाया सरीखे लग रहे थे। एक परिचित रक्षक ने उसे देखा, सीधा हो गया। स्वामी देव, मुझे माना विकराल को देखना है, मार्ग दिखाओ। वे घुमावदार गलियारों से नीचे पहुंचे। लोहे का भारी दरवाजा चरमराया। सीढ़ियों पर गंध भारी थी, नमी और सड़न की मिश्रित दुर्गंध। कोठरियां खाली थीं, पर अंत में वहां वो पड़ा था, जंजीरों से बंधा, गर्दन पर लोहे का घेरा, हाथ पैर फैलाए हुए, माना विकराल। उसकी त्वचा आधी मनुष्य आधी विकृति, काली रेखाएं मानो भीतर जड़ें उगा रही थीं। विराज ने कहा, द्वार खोलो। रक्षक हड़बड़ा गया। स्वामी, ये मैंने कहा खोलो। दरवाजा खुला। विराज भीतर गया। विकराल सो रहा था, पर उस नींद को उसने और गहरा करने के लिए निद्रा सूत्र बुनकर प्रेषित किया। अब वह निश्चल था। विराज बैठ गया और विकराल की बाह पर हाथ रखा। शुद्ध सफेद शांत माना उसकी हथेली से फूटा। शुद्धि मंत्र। विकराल की त्वचा से काली रेखाएं धधकने लगी, मानो धुआं भीतर से बाहर निकल रहा हो। विराज ने आंखें बंद करके पूरी शक्ति लगाई। हर धड़कन उसके भीतर बैठ रही थी। धीरे धीरे काले तंतु पीछे हटने लगे। विराज ने राहत की सांस ली। 1 घंटे की प्रक्रिया, हर दिन करनी पड़ेगी। तभी पीछे खड़ा रक्षक कांपती आवाज में बोला, ये कैसा प्रकाश है स्वामी? ये तो मंत्र है। क्या आप वास्तव में एक मंत्र योगी हैं? विराज ने सीधा उसे देखा। आंखें हल्की चमक रही थीं। हाँ, मैं एक मंत्र योगी हूँ। उसका स्वर शांत था, पर प्रभाव गड़गड़ाहट की तरह फैल गया। अध्याय 8 भाग 1 जारी।
काल कोठरी की सीलन भरी हवा में विराजदेव का श्वास धुंध की तरह फैल रहा था। पत्थरों की दीवारों में कैद नमी, रक्त और सड़न की गंध, और उनके बीच पड़ा था माना विकराल, जिसकी नसों में काले तंतु मानो भीतर ही भीतर जंगल की जड़ें उगा रहे हों। विराज ने रक्षक की घबराहट को अनदेखा कर दिया। उसका ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर था, अशुद्धि का नाश, शुद्धि का युद्ध। विराज ने अपनी हथेली माना विकराल की पड़ती हुई बाह पर रखी और शीतल शांत श्वेत माना उसके हाथों से छलक पड़ा। अंदर विकराल के शरीर में वो माना काले तंतुओं से टकराया। तंतु दुष्ट, चिकने, फैलते हुए विराज के माना को काटने, नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे विराज की शुद्ध शक्ति के आगे टिक नहीं सके। इस युग की हवा में भरा शुद्ध घना माना उसके अपने अनुभव से मिलकर अंदर एक महाभारत रच रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरी। बाहरी रूप से वो स्थिर बैठा था, पर भीतर वो एक युद्ध भूमि में था। निद्रा सूत्र ने विकराल को बेहोश रखा, नहीं तो वो भयंकर आह्वान में उस पर झपट पड़ता। 1 घंटे तक ये प्रक्रिया चली। धीरे धीरे काले तंतुओं का क्षय होता गया। गर्दन की रेखाएं मिटी, बाहों की विकृति साफ हुई, कुछ उंगलियों में फिर से रंग लौट आया। चेहरा अभी भी आधा सड़ा हुआ था, आंखें रक्तिम थीं, लेकिन विराज जानता था ये मनुष्य बच सकता है। उसने अंतिम बार माना भेजकर सांस छोड़ी और खड़ा हो गया। रक्षक अभी भी स्तब्ध खड़ा था। रहस्य को राज रखना। विराज ने उसकी ओर देखा। मैं प्रतिदिन यहां आकर इसे उपचार दूंगा, तुम लोग बस इसे भोजन देते रहना और कोई मूर्खता मत करना। रक्षक ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। विराज ने धीमे ठंडे स्वर में कहा, और मेरे मंत्र योगी होने की बात जीभ से बाहर मत जाने देना। उसके शब्दों में ना कोई धमकी थी, ना कोई विनती, बस इतना भार था कि रक्षक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जी स्वामीदेव। अचानक नजर साइफन पत्थर। विराज मुड़ने ही वाला था जब उसकी आंखें दीवार के पास रखी किसी चमक पर टिक गईं। एक हरा क्रिस्टलीय पत्थर धड़कता हुआ मानो जीवित हो। ये साइफन पाषाण है। रक्षक चौंका। हाँ स्वामी, हम इसका उपयोग विकराल के आसपास की हवा से माना सोखने के लिए कर रहे हैं, ताकि वो ऊर्जा संचित ना कर सके। विराज पास गया, पत्थर उठाया। पत्थर तुरंत उसके माना को खींचने लगा। एक सामान्य व्यक्ति होता तो पल भर में थक जाता, पर विराज मुस्कुराया। उसका नियंत्रण अटूट था। साइफन पाषाण उसके माना को छू तो सकता था, खींच नहीं सकता था। पत्थर उसकी हथेली में धड़क रहा था, और तभी एक चिंगारी, एक विचार। क्या मैं इन्हीं पत्थरों से उष्ण पाषाण बना सकता हूं? उनमें स्वाभाविक माना आकर्षण था। यदि वो सिर्फ उष्ण प्रज्वलन मुहर जोड़ दे तो क्या ये हीट स्टोन बन सकता है? एक सस्ते, सर्वसुलभ, शक्तिशाली स्रोत की तरह, जो नगर के हर घर को गर्म रख सके और ऋण चुकाने की राह खोल सके। विराज की आंखों में चमक दौड़ गई। तुम्हारा नाम? फिरोय स्वामी। फिरोय, कुछ साइफन पाषाण मेरे कक्ष तक पहुंचाओ अभी। रक्षक भागा। विराज मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कक्ष में प्रयोगों की शुरुआत। पल भर बाद विराजदेव के कक्ष में अनेक हरे पत्थर मेज पर चमक रहे थे। साइफन पाषाण पर्वतों व खानों में सस्ते मिल जाने वाले, पर सामान्य लोगों के लिए भयप्रद। ये माना खींचते थे। अक्सर यात्रियों को चक्कर तक आ जाता था। मंत्रियों की जेलों में ये मानक हथियार थे, लेकिन किसी ने इन पर उष्ण प्रज्वलन चिन्ह अंकित कर उष्ण पाषाण बनाने की कोशिश कभी नहीं की थी। विराज ने पहला पत्थर उठाया। पहला प्रयास, सीमितीकरण मुहर। उसे सबसे पहले माना आकर्षण को नियंत्रित करना था। उष्ण पाषाण किसी को निचोड़ ना दे, बस हल्का माना लेकर ताप उत्पन्न करे। वो एक सूक्ष्म मुहर उकेरने लगा। उंगली से, माना से रेखाएं बनती जाती थीं। पत्थर कांपने लगा, पर विराज स्थिर रहा। मुहर पूरी हुई, पत्थर शांत हो गया। पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा प्रयास, प्रज्वलन मुहर। अब सबसे कठिन हिस्सा, इग्निशन मुहर। गलत उकेरी गई एक भी लकीर पत्थर को विस्फोट में बदल सकती थी। विराज ने सांस रोकी, रेखाएं खींचनी शुरू की। तीसरी रेखा, पांचवी चिन्ह, सातवां मोड़। पत्थर अचानक तीव्रता से कांपा। विराज उछलकर उसे दूर फेंक दिया। क्रैक, पत्थर टूट गया। धमाका नहीं हुआ, सौभाग्य से। विराज ने माथा पहुंचा। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। रात भर की साधना, एक के बाद एक। पहला पत्थर चटक गया, दूसरा धुआं उठा, तीसरा विस्फोटित हुआ और पूरी दलान में गूंज उठा। क्लारा और एक रक्षक दौड़ कर आए। विराज ने बस कहा, बस प्रयोग है। उनके जाने के बाद वो फिर काम में जुट गया। वो खाता रहा, विश्राम लेता रहा और हर बार विफलताओं से सीखता रहा। धीरे धीरे प्रज्वलन मुहर की प्रत्येक लकीर उसकी स्मृति में स्थिर होती गई। उसने दबाव नियंत्रित करना सीख लिया। कोण, वक्र, ऊर्जा प्रवाह
सब कुछ सटीक होने लगा। आखिर सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई और वो अभी भी मेज पर बैठा था, पर उसकी आंखों में विजय की चमक थी। सुबह नाश्ते के कक्ष में किलियन अपने नाश्ते में मग्न थे। रोटी, मांस और सूप उनकी दिनचर्या थी, पर उनकी नजर बार बार सामने बैठे फ्रांसिस पर जा रही थी। फ्रांसिस उतना ही तनावग्रस्त था। क्या स्वामी देव बीते कुछ दिनों से अजीब व्यवहार नहीं कर रहे? ऋण सिर पर है और वे कमरे में बंद होकर साइफन पाषाणों से खेल रहे हैं। किलियन ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ तो अजीब है। मैंने सुना है कि पिछले 3 दिन उन्होंने नींद भी नहीं ली। दोनों की चिंता हवा में तैर रही थी। तभी कदमों की आहट। दोनों ने देखा विराज देव अंदर आए। चेहरे पर संतोष, आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान। सुप्रभात स्वामी देव, दोनों ने एक साथ कहा। किलियन कुछ पूछने ही वाला था कि विराज ने कहा, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। वो अपनी चादर से एक हरा पत्थर निकालता है जिस पर जटिल चमकते चिन्ह अंकित थे। किलियन और फ्रांसिस दोनों आगे झुके। ये साइफन पाषाण है, लेकिन इस पर ये अंकन क्यों है? फ्रांसिस ने पूछा। और आप इसे हमें क्यों दिखा रहे हैं? किलियन ने जोड़ा। विराज शांत स्वर में बोला, किलियन, अपना हाथ इस पर रखो। किलियन ने हिचकिचाते हुए हाथ रखा। पहले वही पुरानी ठंडक, माना खींचने की अनुभूति, फिर गर्माहट, मंद, सुखद, घेरने वाली। किलियन ने चौंक कर हाथ उठाया। ये तो गर्म है, ये कैसे? विराज मुस्कुराया और बोला, ये एक उष्ण पाषाण है और हम यही बेचकर अपना ऋण चुकाएंगे। अध्याय 8 भाग 2 साइफन जारी। किलियन की उंगलियां अब भी उष्ण पाषाण के ऊपर मंडरा रही थीं। पत्थर से उठती वो गर्माहट ना तो झुलसाने वाली थी, ना ही क्षणिक। वो स्थिर, नियंत्रित और सुखद थी, मानो किसी आंगन के चूल्हे की धूप हथेली पर रख दी गई हो। फ्रांसिस ने अविश्वास से आगे झुककर पत्थर को देखा। स्वामी देव, ये तो असंभव है, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। साइफन पाषाण तो केवल खींचते हैं, देते नहीं। ये तो उनकी प्रकृति ही नहीं। विराज मुस्कुराया। प्रकृति बदलने की जरूरत नहीं थी फ्रांसिस, बस दिशा बदलनी थी। किलियन ने आंखें संकुचित कर ऐसे देखा जैसे किसी छिपे रहस्य को सूंघ रहा हो। तो ये गर्माहट कहां से आ रही है? विराज ने मेज पर ऊष्म पाषाण को स्थिर रखकर कहा। ये पत्थर चारों ओर से माना आकर्षित करता है। मैंने उस आकर्षण पर एक सीमितीकरण मुहर अंकित की है, जिससे ये सिर्फ उतना ही माना खींचता है जितना आवश्यकता है, और उस माना को एक प्रज्वलन चिन्ह ताप में बदल देता है। फ्रांसिस स्तब्ध हो गया। आपने साइफन पाषाण पर अभिचित्रण किया है, पर स्वामी, इस पर तो ज्येष्ठ मंत्रियों का भी नियंत्रण नहीं। विराज ने भौं उठाई। कौन सा युग है फ्रांसिस? यहाँ की माना गुणवत्ता कितनी शुद्ध है तुम समझते भी हो? फ्रांसिस धीरे धीरे खड़ा होकर बोला, स्वामी, यदि ये सच में स्थिर है तो ये हमारी बची खुची संपत्ति को बचा सकता है। सिर्फ वेतराल नहीं, पूरे लांसफिल साम्राज्य के लिए भी ये अनमोल होगा। किलियन ने पत्थर को फिर छुआ, इस बार आश्चर्य से नहीं, संभावनाएं तलाशते हुए। ऐसी चीज लोग सोने के बदले खरीदेंगे। हर घर को गर्म रखने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। फ्रांसिस ने उत्साह में कहा, वेतराल, नेरथ, कैलन, सभी पड़ोसी नगरों में यह तुरंत बिक जाएगा। किलियन ने तीखे स्वर में जोड़ा, और व्यापार हृदय महाजन संघ, यदि उन्हें पता चले कि हम ऐसी वस्तु बना रहे हैं तो वे इसे छीनने की कोशिश करेंगे। विराज ने मेज पर उंगलियां टकराईं। उन्हें पता नहीं चलेगा जब तक मैं न चाहूं। उष्ण पाषाण का परीक्षण। विराज ने दूसरा पत्थर निकाला, थोड़ा बड़ा, थोड़े गहरे हरित रंग का। उस पर उत्कीर्णन और संयमित था। किलियन, इसे लो। किलियन ने दोनों हाथों से उठाया। पत्थर का भार सामान्य था, पर गर्माहट फैलने लगी थी। इसे कमरे के केंद्र में रखो। किलियन ने निर्देश का पालन किया। पत्थर जैसे ही फर्श पर रखा गया, उसका ऊष्मावृत कमरे में फैल गया। ठंडी सुबह की हवा, जो अभी तक करकसर थी, धीरे धीरे पिघलने लगी। किलियन ने अविश्वास से गहरी सांस ली। कमरा गर्म हो रहा है। फ्रांसिस ने अपने हाथ फैलाकर हवा को महसूस किया। ये बिल्कुल चूल्हे जैसा नहीं, कोई धुआं नहीं, न भभक, न आग, बस शुद्ध गर्मी। विराज ने संतुष्टि से कहा, एक पत्थर एक कोठरी गर्म करेगा, बड़ा पत्थर एक पूरा घर। डेजर्ट सीरीज पत्थर जंगलों में भी काम करेगा। सर्दी में लोग मरना बंद करेंगे। और वो रुका और दोनों की आंखों में देखा। और हमारा ऋण 2 सप्ताह में चुका देंगे। उनकी प्रतिक्रियाएं। किलियन, जो आमतौर पर कठोर था, अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर गहरी सांस लेने लगा। देव, मुझे लगता है मैंने आपको कभी समझा ही नहीं था। फ्रांसिस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी। सच कहूं स्वामी, मैं सोचता था आप यहां के लिए बोझ हैं। विराज हंस पड़ा। तो अब? फ्रांसिस ने सिर झुकाया। अब आप उम्मीद है। विराज की मुस्कान हल्की पर स्थिर थी। मैं चाहता हूं कि वेतराल फिर से सांस ले। अभी ये नगर मर रहा है
और इसे जीवन चाहिए। ये शुरुआत है। किलियन ने गंभीरता से कहा, मैं सैनिकों को आदेश देता हूं कि पाषाण का स्रोत पर्वतीय खदान सुरक्षित रखा जाए, किसी और को इसकी खबर नहीं मिलेगी। फ्रांसिस ने भी कहा, मैं नगर की आवश्यकता के अनुसार कीमत तय करूंगा, गरीबों को कम दाम, अमीरों को सामान्य और व्यापारियों को ऊंचे मूल्य पर। हमारे कोष भरेंगे और लोग भी बचेंगे। विराज ने संतुष्टि से सिर हिलाया। पर अच्छाई, एक नया खतरा। ठीक उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक दास दौड़ता हुआ आया। स्वामी देव, आपको संदेश मिला है। किसी ने कहा है कि व्यापार हृदय महाजन संघ ने फिर से दूत भेजा है। वे दोपहर में आपके सामने परामर्श करने आ रहे हैं। किलियन का चेहरा कठोर हो गया। फ्रांसिस की आंखें चौड़ी हो गईं। विराज ने बस उष्ण पाषाण को मेज पर रखा, उसकी चमक को देखा और शांत स्वर में कहा, अच्छा है, अब उन्हें दिखाने का समय आ गया है कि वेतराल अब कमजोर नहीं है।